जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 28 सुनाने जा रही हूँ। अमरकांत को ज्यों ही मालूम हुआ कि सलीम यहाँ का अफसर होकर आया है, वह उससे मिलने चला। समझा खूब गपशप होगी, यह ख्याल तो आया नहीं उससे अफसरी की बू नहीं आ गई हो, लेकिन पुराने दोस्त से मिलने की उत्कंठा रोक न सका। 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता का ठंड खूब पड़ने लगी थी। आकाश कोहरे की धुंध से मटियाला हो रहा था और उस धुंध में सूर्य जैसे टटोल टटोल कर रास्ता ढूंढता हुआ चला जा रहा था। कभी सामने आ जाता, कभी छिप जाता। अमर दोपहर के बाद चला जाता था। उसे आशा थी कि दिन रहते पहुंच जाऊंगा, किंतु दिन ढलता जा रहा था और मालूम नहीं अभी और कितना रास्ता बाकी है। उसके पास केवल एक देसी कंबल था। कहीं रात हो गई तो किसी के वृक्ष के नीचे टिकना पड़ जाएगा। देखते ही देखते सूर्यदेव अस्त भी हो गए। अंधेरे जैसे मुंह खोले संसार को निगलने चले आ रहे थे। अमर ने कदम और तेज किए। शहर में दाखिल हुआ तो 8 बज गए। सलीम उसी वक्त क्लब से लौटा था। खबर पाते ही बाहर निकल आया, मगर उसका सज धज देखी तो झिझका और गले मिलने के बदले हाथ बढ़ा दिया। अर्दली सामने ही खड़ा था। उसने सामने इस देहाती से किसी प्रकार की घनिष्ठता का परिचय देना बड़े साहस का काम था। उसे अपने सजे हुए कमरे में भी न ले जा सका। अहाते में छोटा सा बाग था। एक वृक्ष के नीचे उसे ले जाकर उसने कहा, यह तुमने क्या ध्वजा बना रखी है जी? इतने होशियार कब से हो गए? वाह रे, आपका कुर्ता मालूम होता है डाक का थैला है, और यह डाबलूस जूता किस दिसावर से मंगाया है? मुझे डर है कहीं बेगार में न धर लिया जाओ। अमर वही जमीन पर बैठ गया और बोला, कुछ खातिर तवाजे की है? उल्टे और फटकार सुनाने लगे। देहातियों में रहता हूँ, जेंटलमैन बनूं तो कैसे निबाह होगा? तुम खूब आए भाई, कभी कभी गपशप हुआ करेगी। इधर की खैर कैफियत कहो। यह तुमने नौकरी क्या कर ली? डट कर कोई रोजगार करते तो अच्छा लगता। सलीम ने गर्व से कहा, गुलामी नहीं है जनाब, हुकूमत है। 10-5 दिन में मोटर आ जाती है, फिर देखना किस शान से निकलता हूँ। मगर तुम्हारी यह हालत देखकर दिल टूट रहा है। तुम्हें यह भेष छोड़ना पड़ेगा। अमरकांत के आत्मसम्मान को चोट लगी। बोला, मेरा ख्याल था और है कि कपड़े महज जिस्म की हिफाजत के लिए हैं, शान दिखाने के लिए नहीं। सलीम ने सोचा, कितनी लाचार सी बात है, देहातियों के साथ रहकर अक्ल भी खो बैठे हो। बोला, खाना भी महज जिस्म की परवरिश के लिए खाया जाता है, तो सूखे चने क्यों नहीं चबाते? सूखे गेहूं क्यों नहीं फाँकते? क्यों हलवा और मिठाई उड़ाते हो? मैं सूखे चने ही चबाता हूँ। जूठे हो सूखे चनों पर ही सीना निकल आया है। मुझसे जोड़ हो गए हो तो शायद पहचान भी न सकता। जी हाँ, यह सूखे चनों की ही बरकत है। ताकत साफ और हवा संयम है। हलवा पूरी से ताकत नहीं होती, सीना नहीं निकलता, पेट नहीं निकल आता। 25 मील पैदल चला आ रहा हूँ, जरा 5 ही मील चलो मेरे साथ। माफ कीजिए, किसी ने कहा है, बड़ी रानी तो आओ पीसो मेरे साथ। तुम्हें पीसना मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो आए हो, खुद ही देख लोगे। मैंने जिंदगी का जो नक्शा दिल में खींचा था, उसी पर अमल कर रहा हूँ। स्वामी आत्मानंद के आ जाने से काम में और भी सहूलियत आ गई है। ठंड ज्यादा थी। सलीम को मजबूर होकर अमरकांत को अपने कमरे में लाना पड़ा। अमर ने देखा, कमरे में गद्देदार पोछ है, पीतल के गमले हैं, जमीन पर कालीन और मध्य में संगमरमर की गोल मेज है। अमर ने दरवाजे पर जूते उतार दिया और बोला, किवाड़ बंद कर दूं? नहीं, कोई देख ले तो शर्मिंदा होना पड़े। तुम साहब ठहरे। सलीम पति की बात सुनकर झेप गया। बोला, कुछ न कुछ ख्याल तो होता ही है भाई। हालांकि मैं व्यसन का गुलाम नहीं हूँ,
मैं भी सादी जिंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन अब्बा जान की फरमाइश कैसे टालता। प्रिंसिपल तक कहते थे तुम पास नहीं हो सकते, लेकिन रिजल्ट निकाल लो तो सब दंग रह गए। तुम्हारे ही ख्याल से मैंने यह जिला पसंद किया। कल तुम्हें कलेक्टर साहब से मिलाऊंगा। अभी मिस्टर गजनवी से तो तुम्हारी मुलाकात न होगी, बड़ा शौकीन आदमी है, मगर दिल के बड़े साफ हैं। पहली ही मुलाकात में उससे मेरी बेतकल्लुफी हो गई। 40 के करीब होंगे, मगर कांपेबाजी नहीं छोड़ी। अमर के विचार में अफसरों का सच्चरित होना था, सलीम सच्चरित्रता का कायल न था। दोनों मित्रों में बहस हो गई। अमर बोला, सच्चरित होने के लिए खुश्क होना जरूरी है। मैंने तो मुल्लाओं को हमेशा खुश्क ही देखा है। अफसरों के लिए महज कानून की पाबंदी काफी नहीं। मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी कमजोरी इंसान का जेवर है। मैं जिंदगी में तुमसे ज्यादा कामयाब रहा। मुझे दावा है मुझसे कोई नाराज नहीं है। तुम अपनी बीवी तक को खुश न कर सके। मैं इस मुल्लापन को दूर से सलाम करता हूँ। तुम किसी जिले के अफसर बना दिए जाओ तो एक दिन न रह सकोगे, किसी को खुश न रख सकोगे। अमर ने बहस को तूल देना उचित न समझा, क्योंकि बहस में वह बहुत गर्म हो जाया करता था। भोजन का समय आ गया था। सलीम ने एक शाल निकालकर अमर को ओढ़ा दिया, एक रेशमी स्लीपर उसे पहनने को दिया। फिर दोनों ने भोजन किया। एक मुद्दत के बाद अमर को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला। मांस तो उसने न खाया, लेकिन और सब चीजें मजे से खाई। सलीम ने पूछा, जो चीज खाने की थी वह तो तुमने निकाल कर रख दी। अमर ने अपराधी भाव से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भीतर से इच्छा नहीं होती। कहो वहाँ की क्या खबर है? कहीं शादी वादी ठीक हुई? इतनी कसर बाकी है, उसे भी पूरी कर लो। सलीम ने चुटकी ली, मेरी शादी का फिक्र छोड़ो, पहले यह बताओ कि सकीना से तुम्हारी शादी कब हो रही है? वह बेचारी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है। अमर का चेहरा फीका पड़ गया। यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना उसके लिए संसार में सबसे मुश्किल काम था। मन की जिस दशा में वह सकीना की ओर लपका था, वह दशा अब न रही। तब सुखदा उसके जीवन में एक बाधा के रूप में खड़ी थी। दोनों की मनोवृत्तियों में कोई मेल न था। दोनों जीवन को भिन्न भिन्न कोण से देखते थे। एक में भी एक का सामर्थ्य न था कि वह एक दूसरे को हम ख्याल बना लेते। लेकिन अब वह हालत न थी। किसी दैवी विधान ने उनके सामाजिक बंधन को और कसकर उनकी आत्माओं को मिला दिया था। अमर को पता नहीं सुखदा ने उसे क्षमा प्रदान की या नहीं, लेकिन अब वह सुखदा का उपासक बन गया। उसे आश्चर्य होता था कि विलासिन सुखदा ऐसी तपस्विनी क्यों हो गई, और आश्चर्य उसके अनुराग को दिन पे दिन प्रबल करता जा रहा था। उसे इस बात पर असंतोष का कारण अपनी ही अयोग्यता में छिपा हुआ मालूम होता था। अगर वह अब सुखदा को कोई पत्र न लिख सका तो इसके दो कारण थे, एक तो लज्जा और दूसरी अपनी पराजय की कल्पना। शासन का वह पुरुषोचित भाव मानो उसका परिहास कर रहा था। सुखदा स्वच्छंद रूप से अपने लिए एक नया मार्ग निकाल सकती है। उसकी उसी नेत्र मास भी आवश्यकता नहीं है। यह विचार उसके अनुराग की गर्दन को जैसे दबा रहा था। वह अब अधिक से अधिक उसका अनुगामी हो सकता है। सुखदा उसे समर क्षेत्र में जाते समय केवल केसरिया तिलक लगाकर संतुष्ट नहीं किया, वह उससे पहले समर में कूदी जा रही है, यह भाव उसके आत्मगौरव को चोट पहुंचाता था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे अब तजुर्बा हो रहा है कि मैं औरतों को खुश नहीं रख सकता। मुझमें यह लियाकत नहीं है। मैं तय कर लिया हूँ कि सकीना पर जुल्म नहीं करूँगा। तो कम से कम अपना फैसला उसे लिख तो देते। अमर ने हसरत भरी आवाज में कहा, यह काम इतना आसान नहीं है सलीम, जितना तुम समझते हो। उसे याद करके मैं अब भी बेताब हो जाता हूँ। उसके साथ मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती है।
उसकी इस वफा पर मर जाने को जी चाहता है। यह कहते कहते अमर का कंठ स्वर भारी हो गया। सलीम ने एक क्षण के बाद कहा, मान लो मैं उसके साथ शादी करने पर राजी कर लूं तो तुम्हें नागवार होगा? अमर की आंखों से मिल गई। नहीं भाईजान, बिल्कुल नहीं। अगर तुम उसे राजी कर सको तो मैं समझूंगा तुमसे ज्यादा खुशनसीब आदमी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम मजाक कर रहे हो। तुम किसी नवाबजादी से शादी का ख्याल कर रहे हो। दोनों खाना खा चुके और हाथ धोकर लेटने के लिए दूसरे कमरे में गए। सलीम ने हुक्के का कस लगाकर कहा, क्या तुम समझते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? उस वक्त जरूर मजाक किया था, लेकिन इतने दिनों में मैंने उसे खूब परखा। उस वक्त तुम उससे न मिल जाते तो उससे जरा भी शक नहीं है कि वह इस वक्त कहीं और होती। तुम्हें पाकर उसे फिर किसी ख्याल की ख्वाहिश नहीं रही। तुमने उसे कीचड़ से निकालकर मंदिर की देवी बना दिया और देवी की जगह बैठकर वह सचमुच देवी हो गई। अगर तुम उससे शादी कर सकते हो तो शौक से कर लो। मैं तो मस्त हूँ ही। दिलचस्पी का दूसरा नाम तलाश कर लूंगा। लेकिन तुम न करना चाहो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर अब तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तुम्हारे पंथ में आ गई। अब तुम्हारे उसके मुंह फेरने का कोई सबब नहीं। अमर ने हुक्का अपनी तरफ खींचकर कहा, मैं बड़े शौक से तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ, लेकिन एक बात बतला दो, तुम सकीना को दिलचस्पी की चीज समझ रहे हो या उसे दिल से प्यार करते हो? सलीम उठ बैठे। देखो अमर, मैंने तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा, इसलिए आज भी पर्दा नहीं रखूंगा। सकीना प्यार करने की चीज नहीं, पूजने की चीज नहीं। कम से कम मुझे वह ऐसी ही मालूम होती है। मैं कसम तो खाता नहीं कि उससे शादी हो जाने पर मैं कंठी माला पहन लूं, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसे पाकर मैं जिंदगी में कुछ न कर सकूंगा। अब तक मेरी जिंदगी सैलानीपन में गुजरी, वह मेरी बहती हुई नाव की लंगर होगी। इस लंगर के बगैर नहीं जानता मेरी नाव किस भंवर में पड़ जाएगी। मेरे लिए ऐसी औरत की जरूरत है जो मुझ पर हुकूमत करे, मेरी लगाम खींचती रहे। अमर को अपना जीवन इसलिए भार था कि वह अपनी स्त्री पर शासन न कर सकता था। सलीम ऐसी स्त्री चाहता तो उस पर शासन करे, और मजा यह था कि दोनों एक सुंदरी ने मनोनीत लक्षण देख रहे थे। अमर ने कौतूहल से कहा, मैं तो समझता हूँ सकीना में वह बात नहीं जो तुम चाहते हो। सलीम जैसे गहराई में डूबकर बोला, तुम्हारे लिए नहीं है मगर मेरे लिए है। वह तुम्हारी पूजा करती हैं, मैं उसकी पूजा करूंगा। इसके बाद कोई 2-2:30 बजे रात तक दोनों में इधर उधर की बातें होती रही। सलीम ने उसे नए आंदोलन की भी चर्चा की जो उसके सामने शुरू हो चुका था। यह भी कहा कि उसे सफल होने की आशा नहीं है, संभव है मालूम तूल खींचे। अमर ने विस्मय के साथ कहा, तब तो यूँ कहो सुखदा ने वहाँ नई जान डाल दी। तुम्हारी सास ने अपनी सारी जायदाद सेवा आश्रम के नाम वक्फ बोर्ड को दे दी। अच्छा, और तुम्हारे बुजुर्गवार भी अब कौमी कामों में शरीफ होने लगे हैं। तब तो वहाँ पूरा इंकलाब हो गया होगा। सलीम तो सो गया, लेकिन अमर दिन भर का थका होने पर भी नींद को न बुला सका। वह जिन बातों की कल्पना भी न कर सकता था, वह सुखदा के हाथों पूरी हो गई। मगर कुछ भी हो, वही अमीरी जरा बदली हुई सूरत में, नाम की लालसा और कुछ नहीं। मगर फिर उसने अपने को धिक्कारा। तुम किसी के अंतःकरण की जात क्या जानते हो? आज हमारे आदमी राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। कौन कह सकता है कौन स्वार्थी है, कौन सच्चा सेवक है? न जाने कब उसे भी नींद आ गई। अमरकांत के जीवन में एक नया उत्साह चमक उठा। ऐसा जान पड़ता है कि अपनी यात्रा में वह अब एक घोड़े पर सवार हो गया। पहले पुराने घोड़े को
एड़ और चाबुक लगाने की जरूरत पड़ती थी। यह नया घोड़ा कनौतियां खड़ी किए सरपट भागा जा रहा है। स्वामी आत्मानंद, काशी, प्रयाग, गूदड़ सभी से तकरार हो जाती। इन लोगों के पास पुराने घोड़े दौड़ के पिछड़ जाते हैं। अमर उनकी मंद गति पर बिगड़ता है। इस तरह तो काम नहीं चलने का। स्वामी जी, आप काम करते रहिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि आप सेवा आश्रम में बने रहते। आत्मानंद ने अपनी विशाल वक्ष को तान कर कहा, बाबा, मेरे से अब और नहीं दौड़ा जाता। जो लोग स्वास्थ्य के नियमों पर ध्यान न देंगे तो आप बीमार होंगे, आप मरेंगे। मैं नियम बतला सकता हूँ, पालन करता तो आपके अधीन है। अमरकांत ने सोचा, यह आदमी जितना मोटा है उतनी ही मोटी इसकी अकल है। खाने को 1.5 सेर चाहिए, काम करते ज्वर आता है। इन्हें संन्यास लेने से न जाने क्या लाभ हुआ। उसने आंखों में तिरस्कार भरकर कहा, आपका काम केवल नियम बताना है, उनके नियमों का पालन कराना भी है। उनमें ऐसी शक्ति डालिए कि वे नियमों का पालन किए बिना ही न रह सके। उनका स्वभाव भी ऐसा हो जाए। मैं आज पिचौरा से निकला, गांव में जगह जगह कूड़े की ढेर दिखाई दिए। आप कल उसी गांव से हो आए और कूड़ा साफ नहीं कराया गया। आप खुद फावड़ा लेकर क्यों नहीं लिपट पड़े? गेरुए वस्त्र लेने ही से आप समझते हैं लोगों से आपकी शिक्षा की वेदवाणी वो समझेंगे? आत्मानंद ने सफाई दी, मैं कूड़ा साफ करने लगता तो सारा दिन पिचौरा में ही लग जाता। मुझे 5-6 गांव का दौरा करना था। यह आपको कोरा अनुमान है। मैंने सारा कूड़ा आधे घंटे में साफ कर दिया। मेरे फावड़ा हाथ में लेने की देर थी। सारा गांव जमा हो गया और बात बात में सारा गांव झप हो गया। फिर वह गूदड़ चौधरी की ओर, फिर भी दादा, अब काम में ढिलाई कर रहे हो। मैंने कल एक पंचायत में लोगों को शराब पीते पकड़ा। सौताड़े की बात है, किसी को मेरे आने की खबर तो थी नहीं। लोग आनंद में बैठे हुए और बोतलें सरपंच महोदय के सामने रखी हुई थी। मुझे देखते ही तुरंत बोतलें उड़ा दी गई और लोग गंभीर बनकर बैठ गए। मैं दिखावा नहीं चाहता, ठोस काम चाहता हूँ। अमर ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशील से अपने सभी सहयोगियों में सेवा भाव उत्पन्न कर दिया और उन पर शासन भी करने लगा। उसे उसका रोब मानते थे, उसे गुलाम मानते थे। चौधरी ने बिगड़ कर कहा, तुमने कौन गांव बताया सौताड़ा? मैं आज ही उसके चौधरी को बुलाता हूँ। वही हरखलाल है, जन्म का पियक्कड़, 2 दफे सजा काट आया है। मैं आज ही उसे बुलाता हूँ। अमर ने जांघ पर हाथ पटक कर कहा, फिर वही डांट फटकार की बात? अरे डांट फटकार से कुछ न होगा। दिलों में बैठी ऐसी हवा फैला दीजिए कि ताड़ी शराब से लोगों को घृणा हो जाए। आप दिन भर अपना काम करेंगे और चैन से सोएंगे तो यह काम हो चुका। यह समझ लो कि हमारी बिरादरी चेत जाए तो ब्राह्मण ठाकुर अपने आप ही चेत जाएंगे। गूदड़ ने हार मानकर कहा, तो भैया, इतना बूता तो अब मुझ में नहीं रहा। दिन भर काम करूं और रात भर दौड़ लगाऊं, काम न करूं तो भोजन कहाँ से आए? अमरकांत ने उसे हिम्मत हारते देखकर साहब मुख से कहा, कितना बड़ा पेट तुम्हारा है दादा कि सारे दिन काम करना पड़ता है। अगर इतना बड़ा पेट है तो उसे छोटा करना पड़ेगा। काशी और प्रयाग ने देखा कि इस वक्त सबके ऊपर फटकार पड़ रही है तो वहां से खिसक गए। पाठशाला का समय हो गया था। अमरकांत अपनी कोठरी में किताब लेने गया तो देखा मुन्नी दूध लिए खड़ी है। बोला, मैंने तो कह दिया था मैं दूध नहीं पीऊंगा, फिर क्यों लाई? आज कई दिनों से मुन्नी अमर के व्यवहार में एक प्रकार की शुष्कता का अनुभव कर रही थी। उसे देखकर मुख पर उल्लास की झलक नहीं आती। उसे अब बिना विशेष प्रयोजन के बोलता भी कम है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि यह मुझसे भाग रहा है। इसका कारण यह वह कुछ नहीं समझ सकती। यह कांटा उसके मन में कई दिन से खटक रहा है। आज वह इस कांटे को निकालना चाहती है।
उसने अविचलित भाव से कहा, क्यों नहीं पियोगे, सुनो। अमर पुस्तकों का एक बंडल उठाता हुआ बोला, अपनी इच्छा है, नहीं पीता, तुम्हें मैं कष्ट नहीं देना चाहता। मुन्नी ने तिरछी आंखों से देखा, यह तुम्हें कब से मालूम हुआ कि तुम्हारे लिए दूध लाने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है? अगर किसी को कष्ट उठाने ही से सुख मिलता है तो। अमर ने हार कर कहा, अच्छा भाई झगड़ा ना करो, लाओ पी लूं। एक ही सांस में सारा दूध कड़वी दवा की तरह पीकर अमर चलने लगा तो मुन्नी ने द्वार छोड़कर कहा, बिना अपराध के तो किसी को सजा नहीं दी जाती। अमर द्वार पर ठिठक कर बोला, तुम तो जाने क्या बक रही हो, मुझे देर हो रही है। मुन्नी ने विरक्त भाव धारण किया, तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ, जाते क्यों नहीं? अमर कोठरी से पांव बाहर निकाला। मुन्नी ने फिर कहा, क्या मैं इतनी भी नहीं जानती कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं? तुम आज चाहो तो कह सकते हो, खबरदार मेरे पास मत आना, और मुंह से चाहे न कहते हो तो व्यवहार से रोज ही कह रहे हो। आज कितने दिनों से देख रही हूँ, लेकिन बेहयाई करके आती हूँ, बोलती हूँ, खुशामद करती हूँ। अगर इस तरह आंखें फेरनी थी तो पहले ही से इस तरह क्यों न रहे? लेकिन मैं क्या बकने लगी, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। अमरकांत ने जैसे रस्सी तुड़ाने का जोर लगाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है मुन्नी। मैं तो जैसे पहले रहता था वैसे ही अब भी रहता हूँ। हाँ, इधर काम अधिक होने से ज्यादा बातचीत का अवसर नहीं मिलता। मुन्नी ने आंखें नीचे करके गूढ़ भाव से कहा, तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन वह बात नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। अमरकांत ने आश्चर्य से कहा, तुम तो पहेलियों में बात करने लगी। मुन्नी ने उसी भाव से जवाब दिया, आदमी का मन फिर जाता है तो सीधी बातें भी पहेली सी लगती है। फिर वह दूध का खाली कटोरा उठाकर जल्दी से चली गई। अमरकांत का हृदय मसोड़ने लगा। मुन्नी जैसे सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर खींचने लगी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन वह बात नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। यह वाक्य किसी गहरे खड्डे की भांति उसके हृदय को भयभीत कर रहा था। उसमें उतरते दिल कांपता था। रास्ता उसी खड्डे से जाता था। वह न जाने कितनी देर अचेत सा खड़ा रहा। सहसा आत्मानंद ने पुकारा, क्या आज साला बंद रहेगी? जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में